जी स्टूडेंट्स, तो हमारा अगला टॉपिक है छोटा सा अगेन, फ्रूट सेट एंड फ्रूट राइपनिंग. Germinating pollen grain is not only an important structure for safe transfer of gametes and insurance for fertilization, but also a rich source of auxins as well, commonly stimulating the tissues of the style and ovary to produce more auxin. जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ये जब ग्रो कर रहे होते हैं तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट और सेफ़ तरीका होते हैं मेल गैमेट को फीमेल पार्ट तक लेकर जाने के लिए, क्योंकि ये पोलन ट्यूब बनाता है, रास्ता वहाँ पर क्रिएट करता है और ओव्यूल के अंदर एग तक और जो डबल न्यूक्लियाई होते हैं उनके साथ फ्यूज़ करके एंडोस्पर्म बनाने में मददगार साबित होता है. इसके अलावा ये जो है ऑक्सिन्स एक बड़े ही इंपॉर्टेंट प्लांट हार्मोन है, उसका भी एक रिच सोर्स है जो कि इसको मददगार साबित होता है इसको ग्रो करने के लिए, इसको आगे लेकर जाने के लिए. दिस ऑक्सिन इज़ ऑल्सो नेसेसरी फॉर फ्रूट सेट, दैट इज़ रिटेंशन ऑफ द ओवरी. जितनी देर ओवरी अपनी जगह कायम रहेगी तो ओव्यूल जो है वो बीज बन जाएगा और ओवरी जो है उसके अंदर फ्रूट डेपोजिशन जो इम्पॉर्टेंट जो फ्लूइड है, जो पल्प नुमा हिस्सा है पौधे का, फ्रूट का, वो डेपोजिट होना शुरू हो जाएगा और वो जो पूरा फल है वो बन जाएगा, विच बिकम्स द फ्रूट. जैसे मैंने आपको अभी बताया आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो कार्पल होता है उसका स्टिग्मा गिर जाता है, उसका स्टाइल गिर जाता है, लेकिन जो मेन ओवरी वाला हिस्सा होता है वो गोल राउंडेड ग्रो करता रहता है, वहाँ पर डेपोजिशन होती रहती है फ्रूट की और वो अल्टीमेटली फल बन जाता है और उसके अंदर जो ओव्यूल था, ओव्यूल जो है वो बीज बन जाता है. तो ये एक पूरा अमल है जिसके नतीजे में फल बनने का अमल जो है वो होता है. आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी एंड द राइप सीड्स कंटिन्यू टू प्रोड्यूस ऑक्सिन्स विच स्टिमुलेट फ्रूट डेवलपमेंट. तो फल जो बनता है वो इब्तदाई स्टेजेस पे तो छोटा होता है, आहिस्ता आहिस्ता वो पूरा ग्रो करता रहता है. उसमें अल्लाह ताला ने बड़ी खासियतें दे रखी हैं, हर फल की अपनी खासियत और अपना रंग और खुशबू है. जब फल पूरा डेवलप कर जाता है तो बहुत सारे फल जो होते हैं वो खुद ही नीचे गिर जाते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं, सीड्स को हम डिस्कार्ड कर देते हैं और बहुत सारे सीड्स को जमा भी कर लिया जाता है, फिर उनको बोया जाता है जिससे नए पौधे हासिल होते हैं. तो जो डेवलपिंग सीड्स होते हैं ये सिर्फ ऑक्सिन्स ही नहीं बल्कि इनमें जिबरलिन, साइटोकाइनिन, ये 3-4 इंपॉर्टेंट प्लांट हार्मोन है जिनके बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, ये उसमें बड़ा ज़्यादा पाए जाते हैं. ऑब्वियसली ये सारे हार्मोन जो हैं ये कहीं ना कहीं फल पैदा करने, रिप्रोडक्शन के अमल के नतीजे में ग्रोथ के अमल के लिए जो है बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इनके जो ये हिस्से हैं ये बड़े रिच सोर्सेज हैं इन प्लांट हार्मोन्स के. दीज ग्रोथ सब्सटेंसेस आर मेनली एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड एक्यूमुलेशन ऑफ फूड रिजर्व्स इन द सीड एंड समटाइम्स इन द पेरिकार्प. ज़ाहिरी बात है कि ये हार्मोन्स जब तक रिलीज़ नहीं होंगे तो ग्रोथ का फिनोमिनॉन, फ्रूट फॉर्मेशन का फिनोमिनॉन जो है वो पूरा नहीं हो सकेगा, क्योंकि ये फल को इकट्ठा करने का बाइस बनेगा, सीड की डेवलपमेंट को मुकम्मल कराएगा, जो फल बनने का अमल है उसको मुकम्मल कराएगा और फल के बाहर जो कवर बनता है जिसे पेरिकार्प कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि फलों का छिलका है, जिसको हम उतार भी देते हैं, बहुत सारे फलों में इस्तेमाल नहीं भी करते, तो उसके अंदर जो फ्रूट के पल्प है, फूड रिजर्व्स है, उनकी डेपोजिशन जो उसमें मदद देता है. तो फ्रूट राइपनिंग बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमिनॉन है. फ्रूट राइपनिंग फल के पकने के साथ साथ जो पौधे का ये हिस्सा है इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ शामिल होती हैं जिसमें रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज़ ज़्यादा शामिल हो जाती हैं. यहाँ पर इस्तेमाल किया गया वो वर्ड बर्स्ट का मतलब है कि बहुत तेज़ी से रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज़ जो हैं होती हैं, एनर्जी बनने का अमल, ग्लूकोज बनाने का अमल, ये सारा चलता रहता है, जिसके वजह से हम इसको कहते हैं क्लाइमेट्रिक. दिस इज़ एसोसिएटेड विद इथेन प्रोडक्शन विच हेल्प्स इन राइटनिंग ऑफ फूड. तो हमने जब प्लांट हार्मोन्स पढ़े थे तो हमने देखा था कि जगह जगह ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन्स, इथेन और बहुत सारे ऐसे हार्मोन जो कि इनके ही आगे से डेरिवेटिव हैं, उनकी भी बात की गई थी कि ये फल पकने के अमल में, फल को राइप करने के अमल में जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं. और जब तक ये हार्मोन अपनी मखसूस नॉर्मल मिकदार में रिलीज़ नहीं होंगे तो तब तक फल पूरी तरह तैयार नहीं होगा कि इसको हार्वेस्ट किया जाए. अब अगला बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है फोटो पीरियोडिज्म. फोटो मतलब लाइट और पीरियोडिज्म मतलब दौरानिया, ड्यूरेशन. Apart from photosynthesis and phototropic responses, another very important way in which light exerts its influence on the living organism is through variation in day length photoperiod. एक दिन का जो दौरानिया है उसमें दिन में रोशनी सूरज की कितनी देर रहती है, आम लफ्ज़ों में फ़ोटो पीरियड ये है. ये इसलिए पौधों में इम्पॉर्टेंट है कि जो पौधे हैं वो दिन की रोशनी में जो लाइट एनर्जी उसको
को कैप्चर करते हैं, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान। और फिर जब वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान अपनी खुराक तैयार कर लेते हैं तो फिर उसको मुख्तलिफ़ चीज़ों में कन्वर्ट करते हैं, रिज़र्व फूड मटेरियल अपना बनाते हैं जो कि स्टार्च है, और फिर अपनी बाकी के जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं उनको करते हैं। तो फोटो पीरियड जो है ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड एक फैक्टर है पौधों के लिए। फ़ोटो पीरियड और दर्जा हरारत दोनों जो हैं ये मखसूस लेवल्स में इफ़ेक्ट करती हैं पौधे की एक्टिविटीज़ को, जैसे कि फ्लावरिंग, फूलों का खिलना, फ्रूट एंड सीड प्रोडक्शन, फल का बनना, फल का पकना, सीड का तैयार हो जाना और बड्स का बनना। इसी तरह सीड जो है उसकी डोरमेंसी को तोड़कर जब उसको जर्मिनेट किया जाए तो उसमें से पौधे का नया बन जाना। इसके अलावा पत्तों का गिर जाना और नए पत्तों का बनना, ग्रोथ एक्टिविटीज़, ये सब जो हैं पौधे पर इफ़ेक्ट होती हैं। फ़ोटो पीरियड क्योंकि फ्लावरिंग पर भी इफ़ेक्ट करता है, तो आपको पता है कि जितने भी फूल पैदा करने वाले पौधे हैं उनके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। When should मेरिस्टेम स्टार्ट प्रोड्यूसिंग फ्लोरल बर्ड्स इंस्टेड ऑफ लीव्स एंड लैटरल बर्ड्स। आपको पता है कि एक पौधे के अंदर अतराफ़ में भी शाखें बनती हैं जो छोटी छोटी कोंपलों से बनती हैं, और फ्लोरल बर्ड से फूल बनते हैं। आहिस्ता आहिस्ता फूल खिलना शुरू हो जाते हैं। जब फूल पूरा खिल जाता है तो उसमें पॉलिनेशन का अमल होता है और जो उसकी रिप्रोडक्टिव फिनोमिनन है वो चलना शुरू हो जाती है। तो ये जो फिर फोटो पीरियडिज़म का इफ़ेक्ट था पौधों पर, इसको बड़े आराम से आहिस्ता आहिस्ता ही एक्सप्लोर किया गया है। इफ़ेक्ट ऑफ फोटो पीरियडिज़म वॉज स्टडीड इन 1920 बाय गार्नर एंड अलर्ट। सबसे पहले तो इन्होंने एक्सप्लेन किया था इस फिनोमिनन को। इन्होंने तंबाकू के पौधे और उसके फूल के ऊपर जो है वो अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, उसको एक्सपोज किया था शॉर्ट डेज़ के दौरान, उसको लॉन्ग डेज़ के दौरान एक्सपोज किया था, और इफ़ेक्ट देखा था कि दिन के दौरान जब रोशनी कम आए या ज़्यादा है तो उसका पौधे के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है। टोबैको प्लांट्स naturally flower under same condition in autumn, but flowering could be induced by conditions artificially to short day exposure। तो ये तजर्बात देखकर पता चला कि ख़ज़ां के मौसम में भी जो तंबाकू के पौधे हैं इनमें फूल खिलना शुरू हो जाते हैं, और अगर आप इनको शॉर्ट डे दें, छोटे दिन जिसमें दिन का दौरानिया कम हो, सूरज की रोशनी कम वक्त के लिए अवेलेबल हो, वो इंड्यूस कराई जाती है और फूल खिलने का अमल जो है वो शुरू हो जाता है। With further studies, they were able to classify flowering plants into long day plants which require long days for flowering and day neutral plants flowers without being influenced by photoperiod। तो इन जो दो साइंटिस्ट थे उन्होंने अपने तजर्बात के नतीजे में एक निचोड़ निकाला कि पौधे तीन किस्म के हैं। एक लॉन्ग डे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, एक शॉर्ट डे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, और एक डे न्यूट्रल फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। तो डे न्यूट्रल फ्लावरिंग प्लांट्स तो वो प्लांट्स हैं जिनके ऊपर दिन की रोशनी कितनी देर तक रहती है, दिन पे रोशनी का दौरानिया कितनी देर तक है, उसका कोई अमल दखल नहीं है, उसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं है। जो लॉन्ग डे बज़ाहिर तो ये समझ में आती थी कि ज़ाहिरी बात है इनको रोशनी का जो दौरानिया है जो ज़्यादा देर के लिए रहता है वो चाहिए फ्लावरिंग इंड्यूस होने के लिए, और शॉर्ट डे जो है उनको रोशनी का दौरानिया कम चाहिए, थोड़ी देर के लिए चाहिए ताकि उनमें फ्लावरिंग इंड्यूस हो सके। लेटर ऑन फर्दर स्टडीज़ इंडिकेटेड दैट इट इज़ रियली द लेंथ ऑफ द डार्क पीरियड विच इज़ क्रिटिकल। लेकिन बाद में जैसे जैसे तजर्बात किए जाते रहे उससे जो हमारी ये बात अभी हमने की है वो थोड़ी अलग सामने आई, अलग रूप में सामने आई, और उसमें ये था कि दिन का दौरानिया कितना रहता है, सूरज की रोशनी का दौरानिया कितनी देर रहता है, इस पर डिपेंड नहीं करती एक प्लांट की ग्रोथ, एक पौधे का जो फ्लावरिंग पैटर्न है, फ्रूट पैदा करने का जो पैटर्न है, उसका ग्रोथ किस तरह से इफेक्ट हो रही है, बल्कि अंधेरा कितनी देर तक रहता है, डार्क पीरियड कितनी देर तक रहता है, ये डिपेंड करता है। दस शॉर्ट डे प्लांट्स आर रियली लॉन्ग नाइट प्लांट्स। इसका मतलब है शॉर्ट डे प्लांट्स वो पौधे हैं जिनके लिए दिन का वक्त छोटा होगा और रातें लंबी होंगी। इफ़ दे आर ग्रोन इन शॉर्ट डेज विद लॉन्ग नाइट्स इज़ इंटरप्टेड बाय शॉर्ट लाइट पीरियड, फ्लावरिंग इज़ प्रिवेंटेड। अगर हम उनको इस नॉर्मल रूटीन से हटा कर जो है वो देंगे तो उससे क्या होगा कि उनके जो फूल पैदा करने की कैपेसिटी है वो इफ़ेक्ट होगी, क्योंकि हर पौधा एक मखसूस खासियत लेकर पैदा हुआ है और उसको मखसूस कंडीशंस चाहिए होती हैं, सबको सेम कंडीशंस चाहिए नहीं होती हैं। इसी तरह लॉन्ग डे प्लांट्स विल फ्लावर इन शॉर्ट डेज इफ़ द लॉन्ग नाइट पीरियड इज़ इंटरप्टेड। इसी तरह जो लॉन्ग डे प्लांट्स हैं वो फ्लावर्स पैदा करेंगे जब दिन छोटा हो, रात लंबी हो और उसको बीच में रोक दिया जाए, इंटरप्ट कर दिया जाए। तो आप ये जो ग्रोथ पैटर्न है इसको अपने तजर्बात की रोशनी में देख सकते हैं।
अब यहाँ पर इन्होंने एक पूरा टेबल बनाया हुआ है शॉर्ट डे प्लांट्स का, SDPs, लॉन्ग डे प्लांट्स LDPs, डे न्यूट्रल प्लांट्स DNPs का। तो शॉर्ट डे प्लांट्स में फ्लावरिंग इंड्यूस होती है डार्क पीरियड लॉन्गर देन अ क्रिटिकल लेंथ। मिसाल के तौर पर कोकलबर्ग जो है उसमें 8-8.5 घंटों तक अगर आप इस तरह से कंडीशन दें, और इसी तरह तंबाकू में 10 से 11 घंटे अगर आप कंडीशन दें तो जो पौधे हैं उनमें आप फ्लावरिंग इंड्यूस कर सकते हैं। लॉन्ग डे प्लांट्स में आप फ्लावरिंग इंड्यूस कर सकते हैं बाय डार्क पीरियड्स शॉर्टर देन अ क्रिटिकल लेंथ। अब इनके लिए क्रिटिकल लेंथ जो है वो फ़र्क है, यानी 13 आवर्स से जो है अगर आप दें कम फ्लावरिंग प्लांट्स को इंड्यूस कराने के लिए डार्क पीरियड जो कि छोटा हो 13 आवर्स से, तो फिर इनमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो सकती है। मिसाल इसकी हेनबिन। और जो डे न्यूट्रल प्लांट्स हैं ये काफ़ी सारे हैं। इनको दिन में सूरज की रोशनी कितनी देर तक रहती है, अंधेरा कितनी देर तक रहता है, इनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अंडर नॉर्मल कंडीशंस इक्विवेलेंट टू डेज शॉर्टर देन अ क्रिटिकल लेंथ, फॉर एग्जांपल कोकलबर्ग 15.5 घंटे और तंबाकू के पौधे के लिए 13 से 14 घंटे। अंडर नेचुरल कंडीशंस दिस इज़ इक्विवेलेंट टू डे लॉन्गर देन अ क्रिटिकल लेंथ, फॉर एग्जांपल 11 आवर्स। तो आपको पता है कि गर्मियों के मौसम में सूरज की रोशनी ज़्यादा देर तक रहती है और सर्दियों के मौसम में सूरज की रोशनी कम देर तक रहती है। गर्मियों के मौसम में दिन ज़्यादा लंबा होता है, रात छोटी होती है, और सर्दियों के मौसम में रातें लंबी होती हैं और दिन छोटा होता है। तो इसी तरह कोकलबर्ग जो है उसका नाम जैंथियम है, क्रिजेंथियम इसके अलावा एक पौधा है, सोयाबीन है, टोबैको है, स्ट्रॉबेरी है, जिनको हम कैटेगराइज करते हैं कि ये शॉर्ट डे प्लांट्स हैं। और इसी तरह हेनबेन, स्नैपड्रैगन, कैबेज, स्प्रिंग वीट, स्प्रिंग बार्ले जो है ये इस तरह की फसलें हैं जिनको हम कह सकते हैं कि ये लॉन्ग डे प्लांट्स हैं। और वो पौधे जो कि इन दोनों चीज़ों से इफ़ेक्ट नहीं होते, उसमें खीरा आ जाता है, टमाटर आ जाता है, गार्डन पी आ जाता है, मेज़ मकई आ जाती है, कॉटन कपास आ जाती है। अब हमने अगले हिस्से में इसको मज़ीद खोलकर एक्सप्लेन करके देखना है कि क्यों हम कह रहे हैं कि दिन का दौरानिया और अंधेरे का दौरानिया, और क्यों है इसके ऊपर इफ़ेक्ट इस चीज़ का।